Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. So hello everyone and welcome to Unacademy. If my voice is clear, please let me know. So in today's lecture we are going to cover the 8th part of the BARC batch. और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर एंड कंपनसेटर्स. ओके, तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कवर कर दिया था, बॉडी प्लॉट के क्वेश्चंस कर लिए थे. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर कंपनसेटर्स में मेनली मैं आपको कुछ थ्योरीज करवाऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई गेट के प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलते हैं. इस साल एक अच्छा प्रॉब्लम आया था, इफ टाइम परमिट्स वो क्वेश्चंस को हम देखेंगे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट मी इंट्रोड्यूस विद माय सेल्फ. माय नेम इज पंकज सिंह. आई हैव क्लियर्ड गेट 4 टाइम्स, 2 टाइम्स. माय रैंक इज अंडर 100. द सब्जेक्ट आई टेक इज सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड एडीसी. ओके, so in total I have 11 plus years of teaching experience, and I was started with the ACE Academy recently. Now I am with the Unacademy. That is recently joined nearly about 1 year. And if you want to enhance your preparation to
enhance your preparation and boost your preparation, then you must use the code and that code must be Pankaj 11. तो Pankaj 11 आपको बहुत सारी विंग्स देता है, आपको अनअकैडमी के 10% के सब्सक्रिप्शंस ऑफ तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मेरी गाइडेंस भी मिल जाएगी। मेरे स्पेशल क्लासेस को आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, पोल्स आपको मिल जाते हैं, नेवर आप कभी क्लास को मिस नहीं करते हो, और सबसे बड़ी बात आपको लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं और आप इसे एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने अभी तक प्लस नहीं ज्वाइन किया तो आप प्लीज प्लस ज्वाइन करें। प्लस के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस इंग्लिश और हिंदी में और अरेबी बैचेस पे एक्सेस आपको मिल जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट इज, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हैं तो यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस के जितने बेनिफिट्स हैं तो हैं ही, साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिलेगा। तो कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इस कोड को लगाना ना भूलें, क्योंकि इस कोड से आपको, जैसे कि मैंने कहा, ना केवल आपको गाइडेंस मिलेगी, साथ ही साथ आपको मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो भी आपको मिल जाएगी। आप कहीं भी मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कैसे भी। नाउ अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि क्लासरूम एनवायरनमेंट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, नोट्स हर क्लास के बाद, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक्स, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यूट्यूब लेक्चर्स में केवल आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कोई आपको बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? जैसे कि इंट्रैक्शन होने का, तो अगर आपको इंट्रैक्शन करना है तो आपको अनअकैडमी प्लस में आना पड़ेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस में केवल आपको लेक्चर्स मिलेंगे, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस, और आप जरूर आइए इस पर और यूज कोड पंकज 11। ना ये फीस है, विदाउट कोड ये सारी फीस आपको पब्लिश हो रही है। जैसे कि अगर 24 मंथ की बात करूं तो 1837 पर मंथ विदाउट कोड है। जब आप पंकज 11 कोड लगा देते हो तो ये 10% का ऑफ मिल जाता है आपको। तो 44 से ये नियरली अबाउट 4000 रुपीज़ का आपको ऑफ मिल जाएगा, दैट टू नो कॉस्ट EMI के साथ। ये प्लस की फीसेस है। यही अगर आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक की फीस 2775 पर मंथ आपको पड़ती है विदाउट कोड। अगर आप कोड लगा देते हो तो यही चीज़ आपको 27 रुपये कम हो जाएगी, और आपको जो है 27 रुपये आपको पर मंथ कम हो जाएगी, और आपको यही चीज़ लगभग 60,000 के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो आप उसे चाहो तो नो कॉस्ट EMI के थ्रू भी आप ऑप्ट कर सकते हो। टॉप लेवल की फैकल्टीज हैं, अंकित सर हैं, सिद्धार्थ सवरवाल सर हैं, इसे क्लियर, विशाल सोनी सर हैं, वरुण श्रीवास्तव सर हैं, भीमा शंकर सर हैं, मैं हूँ सुरेश VSR सर हैं, जिनसे आपको सब्जेक्ट पढ़ने का गाइडेंस आपको मिलता है। साथ ही साथ आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी उनसे शेयर कर सकते हो। कई सारे बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली विशाल सर ने 10 दिन पहले एक बैच स्टार्ट किया था, तो आप चाहो तो उसमें एनरोल कर सकते हो। अभी और भी कई सारे बैचेस जो है वो आने वाले हैं। और अनअकैडमी ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कॉम्बैट। कॉम्बैट में आपको 20 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में करने को होते हैं, और अगर आपने कॉम्बैट अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपको लाइव रैंकिंग्स आपको मिलती है, और आपको सॉल्यूशन जो है वो टॉप मोस्ट वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं बाय बेस्ट फैकल्टीज। तो आप इसको आप जरूर फॉलो कर सकते हो, और आप जो है इंडिया की टॉप बेस्ट ब्रेन के साथ कम्पीट आप करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉम्बैट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं कि अगर आपकी रैंक 1 to 3 आती है तो 1 ईयर का आपको गेट सब्सक्रिप्शन मिलता है, 4 to 10 पे 75% का स्कॉलरशिप, और 11 to 15 50% का स्कॉलरशिप, और 51 to 100 में 25% का स्कॉलरशिप आपको जो है वो चीज़ें मिलती है। तो आप यहाँ पे भी इनवाइट कोड यूज कर सकते हो पंकज 11, और यहाँ से भी आप कॉम्बैट दे सकते हो। पंकज 11 का यूज आप प्लस में, स्पेशल क्लास में, कॉम्बैट में, कहीं पे भी आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अभी तक सेशन हो चुका है वो है ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने कवर कर लिया था, टाइम डोमेन एनालिसिस कवर कर लिया, स्टेबिलिटी कवर कर लिया, रूट लोगस कवर कर लिया, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कंप्लीट कर लिया, और आज हम लोग कंट्रोलर और कंपनसेटर्स जो है वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं स्टेट स्पेस का आपको मैराथन करवा दूंगा और पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम जो होगा वो हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, कंट्रोलर और कंपनसेटर्स की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक सिमेटिक डायग्राम हम बनाते हैं एक कंट्रोल सिस्टम का। तो बेसिकली ये हमारे पास एक कंट्रोलर है। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है।
और ये हमारे पास एक आउटपुट फीडबैक सेंसर है। और यहां पर हमारे पास ये है, मान लेते हैं रेफरेंस इनपुट, और ये है डिजायर्ड आउट। अब आप देखो जरा ध्यान से, सर यहां पे जो आपने डिजायर्ड आउटपुट जो भी आपको चाहिए वो आपको प्लांट प्रोसेस करके देगा, पर जरूरी नहीं है कि आपको जो डिजायर्ड आउटपुट है वो एक बार में आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपके सामने, तो आपको एसी का एक हम रूम टेम्परेचर सपोज मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी प्लांट लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है, इवेपोरेटर लगा हुआ है, कुछ भी, यहाँ पे एसी का एक इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है। एसी का पर्पस है कि आपने जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली ये रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाए पूरे इंडोर और आउटडोर यूनिट में, और पर्पसफुली आपका जो टेम्परेचर है रूम का वो मिनिमाइज हो जाए ना। लेकिन अब एक आपने लेट्स से प्लांट आपने ऑन किया, तो सबसे पहले जो टेम्परेचर सेंसर होगा वो इस रूम के टेम्परेचर को सेंस करेगा, और जो भी डिजायर्ड उसके लिए टेम्परेचर है उसको वो देखेगा और उससे एक एरर जनरेट करेगा। इमेजिन करिए कि अभी कंट्रोलर नहीं है, अब आपका प्लांट जो है वो काम करना बंद कर देगा। अब रूम टेम्परेचर एग्जैक्टली हुआ या नहीं हुआ, एक थर्मोस्टैट के थ्रू आप वो टेम्परेचर मेजर करोगे। लेकिन कई बार ये चीजें जो है एसी इस पर्पस पे काम करता है, पर एक निश्चित कंट्रोल एक्शन की जरूरत पड़ती है कि प्लांट को अकॉर्डिंगली हमें कैसे वर्क करवाना है। तो कंट्रोलर हम किसी भी प्लांट में एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे कि ये जो प्लांट का जो एक्शन है वो फेथफुल मैनर में चले। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कंट्रोलर, हो सकता है कंट्रोलर एक्शन सर प्लांट से ही इंस्टॉल्ड हो और ये फेल हो जाए और आप बाद में से अलग से इंस्टॉल करवाए। ठीक है, तो कंट्रोलर का बेसिकली पर्पस ये होता है कि प्लांट को एक कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड करना, जिससे कि आपको डिजायर्ड आउटपुट में आपको मिले, डिजायर्ड आउटपुट आपको मिले। ठीक है, तो मान लो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा रेफरेंस इनपुट जो है वो डिजायर्ड आउटपुट हो, और जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है यहाँ पे उसको फीडबैक के थ्रू आपको मिला। जैसे अब यहाँ पे जो भी एरर जनरेट हुआ, इस एरर को हम कहते हैं एक्चुएटिंग एरर। यहाँ पे जो भी जनरेट हुआ वो एक्चुएटिंग एरर है, मान लो एक्चुएटिंग एरर। इस एरर के अकॉर्डिंगली कंट्रोल एक्शन एक सिंपल कमांड प्रोवाइड करेगा कंट्रोलर, और ये एक कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड करेगा प्लांट को। ठीक, तो कंट्रोल एक्शन के अकॉर्डिंगली आपका जो प्लांट होगा वो वर्क करेगा, और इस तरीके से आपका डिजायर्ड आउटपुट जो होगा वो एक्चुअल आउटपुट जो होगा वो डिजायर्ड आउटपुट के बराबर होगा। इसलिए हमारा पर्पस ये है कि जो एक्चुएटिंग एरर है इसको मिनिमाइज करना। जैसे कि कंट्रोलर का जो काम है वो इस प्लांट को बेसिकली गाइड करने का, वो कुछ देर के बाद जब कंट्रोल एक्शन आपकी जीरो हो जाएंगी, तो इसका ये मतलब है कि डिजायर्ड आउटपुट जो है वो एक्चुअल इनपुट रेफरेंस इनपुट के बराबर हो गया। इसलिए फीडबैक का काम केवल इतना है कि जो भी यहाँ पे चल रहा है उसे वो यहाँ पे बताए कंट्रोलर को कि एग्जैक्टली हमारा जो आउटपुट है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे मान लो डिजायर्ड आउटपुट कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंगली रेफरेंस इनपुट, डिजायर्ड आउटपुट हमारा रेफरेंस इनपुट ही है, तो फीडबैक जो एक्चुअल आउटपुट है और रेफरेंस इनपुट है इनके बीच का एरर प्रोवाइड करता है। कंट्रोलर इसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड करता है, कंट्रोल एक्शन के अकॉर्डिंगली प्लांट जो है वो आपका चलता है। अब तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलर को हम एक्सटर्नली जो है वो इम्प्लांट करते हैं। जैसे मतलब कई तरीके से, या तो ये इनबिल्ट होता है, तो वो मान लीजिए अगर खराब हो गया तो हम एक्सटर्नली इसे इम्प्लांट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ये ऑफिस में भी ऐसा हुआ कि एसी जो है वो लीक करने लगता है रूम के अंदर ही। तो बेसिकली क्या हो गया, ये आपका जो टेम्परेचर सेंसर था उसने बेसिकली उस एक्शन को, जो आपके इवेपोरेटर के पास जो ये रेफ्रिजरेंट जमा होती है, उसको उसने सेंस नहीं कर पाया, और यही रीजन था कि अब
आपका जो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू जो ये रेफ्रिजरेंट है इतनी कूल होके आपके रूम में ही ये वाटर आपको फ्लो होने लगा। अगर आपका टेम्परेचर सेंसर अच्छे से काम करता तो टेम्परेचर सेंसर जो है वो उस एक्शन को, मतलब उस टेम्परेचर से, मिनिमम टेम्परेचर से जाने से पहले ही कंप्रेसर को बंद कर देता और आप ये कह लेते कि आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि आपका जो टेम्परेचर सेंसर है उसने वो, चूंकि वो खराब था, इसलिए क्या हो गया कि जो भी आपका इवेपोरेटर यूनिट में जो एक वॉल्व लगी हुई है जिसके थ्रू रेफ्रिजरेंट जो है वो कूल हो रहा है, मतलब रेफ्रिजरेंट वहां पे आ रहा है, उसने टेम्परेचर सेंसर ने उसको सेंस ही नहीं किया। और यही रीजन था कि आपके इतना कंडेंसेशन हो गया कि रूम के अंदर पानी जो है वो फ्लो होने लगा। तो जब टेम्परेचर सेंसर को चेंज किया गया, एक सिनेरियो में आपको बता रहा हूं, तो ये प्रॉपर्ली जो है वर्क करने लगा। क्योंकि टेम्परेचर सेंसर्स का काम ये होता है कि जितना टेम्परेचर हो जाए, जितना रूम का टेम्परेचर और जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो अगर बराबर हो जाए तो वो कंप्रेसर को बंद कर देता है। और यही रीजन है कि आपने देखा होगा कंप्रेसर जो है वो कुछ देर के बाद ऑन ऑफ जो है वो चलता रहता है ना। तो ये एक कंट्रोलर है, टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे एक बेसिकली कंट्रोलर है। इसलिए जिस तरीके से हम इसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कंट्रोलर को आप या तो एक्सटर्नली इम्प्लांट कर सकते हैं या तो इनबिल्ट इम्प्लांट होता है। पर ड्यू टू एजिंग कुछ दिन के बाद ये खराब होता है और आप इसे एक्सटर्नली इम्प्लांट करते हैं। इसलिए अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड कंपनसेटर। देखिए दोनों एक ही चीज है, बस कंपनसेटर का यूज नॉर्मली हम फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन को चेंज करने के लिए जो है वो करते हैं। कंट्रोलर का यूज हम नॉर्मली टाइम डोमेन पैरामीटर, जैसे कि आपका जो भी ट्रांजिएंट पैरामीटर्स हैं, राइज टाइम, डिले टाइम और पीक ओवरशूट एंड सो ऑन, इनको चेंज करने के लिए, या फिर स्टेडी स्टेट पैरामीटर जैसे केपी, केवी, के, इनको चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली। और हालांकि इससे फ्रीक्वेंसी डोमेन भी चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी डोमेन का मेन इफेक्ट, मतलब पोल प्लेसिंग या हम जो है दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में मैक्सिमम फेस प्रोवाइड करना या मिनिमम फेस प्रोवाइड करना, ये सब काम हम कंपनसेशन के थ्रू करते हैं। कंपनसेटर के थ्रू हम पोल की प्लेसिंग्स करके, जीरोस की प्लेसिंग करके हम अलग से एक सर्किट जो है वो यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। तो द डिफरेंस इज दैट कंट्रोलर मे बी यूज्ड टू व्हाट that is enhance the time domain specification, to change the time domain specification, but compensators use to change the frequency domain specification। काम दोनों का वही है कि आपको नेसेसरी कंट्रोल एक्शन प्लांट को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये अंतर था। अब हमने क्या क्या पढ़ना, देखिए अब हमें बेसिकली कंट्रोलर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के कंट्रोलर्स होते हैं। दो टाइप के कंट्रोलर्स हमारे पास नॉर्मली होते हैं। एक होते हैं दैट इज अ ट्रू कंट्रोलर्स, ठीक है। ट्रू कंट्रोलर्स का मतलब ये है कि वो कंट्रोलर्स होते हैं जिनके थ्रू हम और डिफरेंट कंट्रोलर्स डिराइव कर सकते हैं। दूसरे होते हैं डिराइव कंट्रोलर्स। तो वन बाय वन हमको पढ़ना है और वन बाय वन इनके कंट्रोल एक्शंस को देखना है। तो ट्रू कंट्रोलर्स में कौन कौन से होंगे? एक होगा प्रोपोर्शनल, दूसरा होगा इंटीग्रल, और तीसरा होगा डेरिवेटिव। तीसरा होगा डेरिवेटिव। डिराइव्ड कंट्रोलर में इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि पीडी, प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल और प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल प्लस डेरिवेटिव। तो ये इनसे मिलके बनते हैं। तो यही मैंने कहा कि ये ट्रू कंट्रोलर्स हैं और ये डिराइव्ड कंट्रोलर्स हैं, जो कि हम इन दोनों के बेनिफिट्स को इकट्ठा हम यूज करते हैं थ्रू पीडी कंट्रोलर्स, पीआई कंट्रोलर्स एंड पीआईडी कंट्रोलर्स। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल कंट्रोल। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, गॉट इट। तो देखिए एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का काम क्या होता है, मान लेते हैं कि यहां पे
हमारे पास प्लांट होगा, ये प्लांट है और ये एक फीडबैक एलिमेंट है। और यहां पे हमारे पास एक एक्चुएटिंग एरर, तो मान लो यहां पे है EAT और यहां पे कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा, ये कंट्रोलर है, तो यहां पे मिलेगा आपको EC(T), करेक्ट। तो यहां पे मुझे कंट्रोल्ड सिग्नल मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंगली प्लांट आपका डिराइव्ड होगा और ये थ्रू नेगेटिव फीडबैक आपको मिल जाएगा। तो यहां पे रेफरेंस इनपुट है और यहां पे डिजायर्ड आउटपुट, करेक्ट। अब ये जो कंट्रोलर है, ये इसी कंट्रोलर को हम अब थोड़ा सा अगर बाहर लें तो हमारे पास ये कुछ ऐसा है, देखो ये है कंट्रोलर और यहां पे है ECT, EAT और यहां पे है ECT। तो बेसिकली हम पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। अगर यहां पे ये जो कंट्रोलर है वो सिंपल एक के हो जाए, केपी, बेसिकली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मैं केपी से डिनोट कर रहा हूं। तो अगर मान लो यहां पे केपी हो जाए तो हम ये कहेंगे कि ECT इज KP टाइम्स EAT, ये कह सकते हैं हम। तो हमारा जो ECS होगा बाई EAS होगा, ये होगा KP। तो अगर KP, जहां पे KP एक कांस्टेंट है, गॉट इट। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि जो कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है, कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन एक कांस्टेंट है, इसी को हम कहेंगे प्रोपोर्शनल कंट्रोल, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, गॉट इट। अब ये देखिए क्या करेगा, बेसिकली मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का बेसिक काम क्या होगा और ये किस तरीके से पूरे ट्रांसफर आगे के प्लांट को चेंज करेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पे मान लो एक हमारे पास केपी है, हम मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास केपी है और यहां पे मेरे पास एक प्लांट है, लेट्स से एक प्लांट है, हम मान लेते हैं कि ये है GP ऑफ S। तो ये है मान लो 16/S+5, इमेजिन करिए। और यहां पे मेरे पास मैं यूनिटी फीडबैक ले रहा हूं, तो ये यूनिटी फीडबैक, तो मैं दोनों बिहेवियर को जो है वो चेंज करूंगा, है ना। मैं दोनों बिहेवियर, ट्रांजिएंट बिहेवियर और स्टेडी स्टेट बिहेवियर, दोनों को मैं जो है वहां पे देखूंगा। तो यहां पे ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। अब सबसे पहले मैं ट्रांजिएंट बिहेवियर की बात करता हूं। तो इफेक्ट ऑन ट्रांजिएंट बिहेवियर, इफेक्ट ऑन ट्रांजिएंट बिहेवियर, ट्रांजिएंट बिहेवियर की अगर मैं बात करूं, ट्रांजिएंट बिहेवियर मतलब कि जीटा पे क्या इफेक्ट है, ओमेगा एन पे क्या इफेक्ट है एंड सो ऑन। तो बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, अगर मैं विदाउट कंट्रोलर बात करूं, विदाउट कंट्रोलर, तो विदाउट कंट्रोलर मेरे पास है GPS is 16/S+5। तो ये तो ओपन लूप है, क्लोज लूप क्या हो जाएगा, TP ऑफ S, ये मान लेते हैं क्लोज लूप है, तो ये हो जाएगा 16/S² और प्लस 5S और प्लस 16। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि इसका जो ओमेगा एन होगा वो कितना होगा बताइए, 4।
वो होता है √16 ना, ये 4 होगा। आप इसको कैसे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे कंपेयर करिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है। अच्छा, तो जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 5/2 इंटू 4, मतलब 5/8। तो बेसिकली जो 5/8 होगा वो नियरली 0.625 के समथिंग होगा। तो हम ये मान लेते हैं, बिकॉज 8 6 48, तो 48 और 2 मतलब हाँ 0.625 के आसपास, ये मेरा जीटा है। तो अभी अगर ये जीटा है तो आप यहां से इस जीटा पे और इस जीटा और ओमेगा एन से आप ओमेगा डी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि है ओमेगा एन √1 माइनस ऑफ जीटा स्क्वायर। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड आउट, यू जस्ट फाइंड आउट। यहां से आप टीपी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि है पाई बाई ओमेगा डी। यहां से आप टीडी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि है 1 + 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन, जो कि आप यहां से आप टीएस फाइंड आउट कर सकते हो 4 जीटा ओमेगा एन। 2% टॉलरेंस बैंड के लिए और 3% के लिए 5% के लिए 3 अपॉन जीटा ओमेगा एन। आप यहां से परसेंटेज ओवरशूट फाइंड आउट कर सकते हो, e⁻⁻ जीटा पाई अपॉन रूट √1 माइनस ऑफ जीटा स्क्वायर। गॉट इट। और भी कई सारे पैरामीटर, जैसे टीपी हो गया, टीडी हो गया, टीएस हो गया, परसेंटेज ओवरशूट हो गया, ऐसे क्लियर। और राइज टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हो, दिस इज अ पाई माइनस फी बाय ओमेगा डी, वेयर फी इज कॉस इनवर्स ऑफ जीटा। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि इन सब में सिर्फ यही 2 पैरामीटर्स की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ओमेगा डी पता चल, अगर आपको ये पता है तो आपको ओमेगा डी पता चल जाएगा, आपको टीपी टीडी सब कुछ आप यहां से निकाल सकते हो, बेसिकली। तो ये विदाउट दिस वन है, विदाउट दिस वन जीटा और ओमेगा। तो हमें बेसिकली जब भी कभी भी ट्रांजिएंट के चेंज को देखना है तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जीटा और ओमेगा में चेंज कितना हुआ। तो बस आप देखिए कि आफ्टर कंट्रोलर क्या हो जाएगा। आफ्टर कंट्रोलर अगर मैं इसको मान लूं कि ये मेरा जीसीएस है, कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन, तो मेरा जो टोटल जीएस होगा वो कितना हो जाएगा, केपी सॉरी दैट इज जीसीएस इंटू जीपीएस। और उस केस में मेरा ये हो जाएगा केसी इंटू कितना 16/s s+5, 16/s इंटू s+5। और मेरा जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन होगा, मतलब टीएस फाइनली इज 16 kc डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 5s और प्लस 16 kc। अब जो मेरा ओमेगा एन होगा वो होगा 4√kc और kc, और जो मेरा जीटा होगा वो होगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4√kc। इसका मतलब जीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी 0.625 बाय √kc। अब आप बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, अगर आपने √kc को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, जीटा की वैल्यू कम होगी। और अगर जीटा की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको पता है कि जीटा जो है पीक ओवरशूट से, परसेंटेज ओवरशूट से हमेशा कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर जीटा की वैल्यू कम हो गई, अगर जीटा की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो केसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जीटा की वैल्यू कम हो जाएगी और आपका जो पीक ओवरशूट है वो क्या हो जाएगा, जीटा की वैल्यू कम हो गई तो पीक ओवरशूट आपका बढ़ जाएगा।
अगर पीक ओवरशूट बढ़ गया मतलब ट्रांजिएंट जो होगा वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको कम ओवरशूट मिल रहा था, लेकिन अब अगर केसी को आप बढ़ा दोगे तो ओवरशूट जो होगा वो बढ़ जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर आप जीटा जहां जहां पे भी न्यूमरेटर पे है, देखो ध्यान से, अगर जीटा कम हो गया तो आपका टीएस भी बढ़ जाएगा। ऑलराइट, जीटा कम हो गया तो आपका टीएस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो कि अगर इस पर राइज टाइम पे क्या इफेक्ट होगा। राइज टाइम जो होता है वो जीटा इज इक्वल टू होता है cos फाइव। तो अगर आप अगर फाई की वैल्यू को आप बढ़ाते जाओगे तो जीटा की वैल्यू जो होगी वो कम होती जाएगी, है ना। इसका मतलब अगर जीटा आपका कम हो गया तो मतलब फाई की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी, और अगर फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आप ओमेगा डी, मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं, फाई की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो आपका जो राइज टाइम होगा वो घटता जाएगा, यानी कि बैंडविड्थ जो होगी वो आपकी बढ़ती जाएगी। हालांकि इफेक्ट ओमेगा डी पे भी होगा तो वो भी इफेक्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप जीटा की वैल्यू को कम करते जाओगे तो जो ओमेगा डी होगा वो आपका बढ़ता जाएगा, इसलिए तो इस तरीके से आप जो है वो कंप्लीट इफेक्ट दे सकते हो। लेकिन इन ओवर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज ओवरशूट, वो वर्स हो गया मतलब ट्रांजिएंट आपका बर्बाद हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप परसेंटेज ओवरशूट को आप देख रहे हो कि ये वर्स हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर वर्सन ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को क्या कर देता है, वर्स। तो चलिए हम बी पे बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑन स्टडी स्टेट। इफेक्ट ऑन स्टडी स्टेट, तो अगर हमें इफेक्ट स्टडी स्टेट पे देखना है तो सबसे पहले हम जीएस अपना जीसीएस देखें। तो हमारा जो जीसीएस है वो था 16/s+5 विदाउट कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए टाइप 1 सिस्टम था, टाइप 1 है ये। तो आपका जो केवी होगा वो होगा 16/5 और जो आपका ईएसएस होगा वो होगा 5/16। यहां तक क्लियर है। लेकिन अगर हम विथ कंट्रोलर की बात करें तो हमारा जो जीएस होगा वो होगा केसी इंटू 16 डिवाइडेड बाई s+5। अभी भी ये टाइप 1 है, इसने टाइप को चेंज नहीं किया है, तो दैट मीन्स कि ये टाइप 1 है। तो इस बार जो k' होगा वो कितना होगा बताओ, वो होगा kc इंटू 16/5 और हमारा जो ईएसएस होगा वो होगा 5/16 kc। अब आप देख सकते हो अगर आपने केसी को बढ़ाया तो आपका ईएसएस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो स्टडी स्टेट अगर हमें कमी चाहिए तो बेसिकली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का जो यूज है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का जो यूज है वो इसलिए है ताकि हम ईएसएस को कम कर सके। तो मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर improves steady state performance। तो स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव करने के लिए नॉर्मली आपके सामने देखे हो विद कंट्रोलर एंड विदाउट कंट्रोलर, ये दोनों कहानी आपके सामने दिख रही है ना। तो नॉर्मली हम इसी के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो जब भी कभी भी आप स्टडी स्टेट की बात होगी तो आप प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का यूज करो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर की। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, देखो सर, अगर मैं सिंपल ब्लॉक डायग्राम सिर्फ कंट्रोलर का बनाऊं तो मेरे पास यहां पे हो जाएगा k d इंटू डी बाई डी टी।
जहां पे KD जो है वो डेरिवेटिव कांस्टेंट है, KD जो है वो डेरिवेटिव कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट। तो ये मेरा होगा EC ऑफ टी और ये होगा मेरा EA ऑफ टी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, EA ऑफ टी और ये मेरा होगा EC ऑफ टी। तो जो बेसिकली ECT होगा वो होगा KD इंटू D/dt ऑफ ECT, है ना। तो इसका मतलब ECS होगा, वो होगा KD इंटू S इंटू ECEAS। तो मेरा जो ECS होगा बाय EAS होगा, वो कितना होगा बताओ, वो होगा KD इंटू S। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है, एक ट्रांसफर फंक्शन है, एक सिंपल प्रपोस्ट, एक डेरिवेटिव कंट्रोलर का। ऑलराइट, अब हम एक ट्रांसफर सेम वही एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो ध्यान से देखिए प्लीज, मैं एक ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूं, यहां पे मैं KDS ले रहा हूं, एक ट्रांसफर फंक्शन में ले लेता हूं, लेट्स से 4 बाय S+3 S+4 और एक यूनिटी फीडबैक में ले लेता हूं। Got it? तो चलिए बात कर लेते हैं विदाउट कंट्रोलर की। विदाउट कंट्रोलर मेरा GCS जो होगा वो होगा 4 बाय S² प्लस 7S और प्लस 12। गॉट इट? तो मेरा जो TS होगा, TCS, वो होगा 4 डिवाइडेड बाई यूनिटी फीडबैक है S² प्लस 7S और प्लस 12 प्लस 4 16। गॉट इट? अब आप इसकी चिंता ना करें कि यहां पे ओमेगा एन का होल स्क्वायर होना चाहिए, वो हम कौन सा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां से ओमेगा एन की वैल्यू फिर से आ जाएगी 4, ओमेगा एन की जो वैल्यू होगी वो फिर से आ जाएगी 4, और इस केस में जो मेरा जीटा होगा वो हो जाएगा 7/2√2 इंटू 4, मतलब 7/8। लेकिन विद कंट्रोलर की अगर मैं बात करूं, विद कंट्रोलर वो क्या होगा बताओ, वो होगा 4 KDS डिवाइडेड बाई S² प्लस 7S प्लस 12। ये मेरा टोटल प्लांट होगा, और जो मेरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा 4 KDS डिवाइडेड बाई S² प्लस S में कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 7 प्लस 4 KD और प्लस 12। इस केस में जो ओमेगा एन होगा वो होगा √12, और जो मेरा जीटा होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 7 प्लस 4 KD अपॉन 2√12।
ये है जीटा डैश, मान लो सर ओरिजिनल जो जीटा था वो एग्जैक्ट 7/8 था। अब आप देखो यहां पे केडी जो है वो इसके न्यूमरेटर में है, तो अगर मैं केडी की वैल्यू को बढ़ाने लगूं तो मेरा जीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर जीटा डैश बढ़ता गया तो ओवरशूट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जीटा डैश अगर बढ़ता जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिकली जो ओमेगा डी होगा वो जो होगा वो कम होता जाएगा, जिससे पीक टाइम बढ़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो परसेंटेज ओवरशूट है नेट, जो ओवरशूट जो इंक्रीज कर रहा था ये अब कम हो जाएगा। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांजिएंट इंप्रूव्स, ट्रांजिएंट इंप्रूव्स। गॉट इट? इससे हमारा जो ट्रांजिएंट होगा वो क्या कैसा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। पक्के से डेरिवेटिव कंट्रोलर का यूज ही इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा ट्रांजिएंट जो है वो कैसा हो जाए, इंप्रूव हो जाए। और अगर बात करूं स्टडी स्टेट की, तो स्टडी स्टेट आप देख लो सर, हमारा जीसीएस था स्टडी स्टेट, हम एक ही बात कर रहे हैं विदाउट कंट्रोलर। तो हमारा जो जीसीएस था वो बताओ कितना था, वो था 4/s+3 s+4। अब आपको दिख रहा है कि यहां पे केपी आपका निकलेगा, केपी की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 × 4 मतलब 1/3। तो ईएसएस जो होगा वो होगा 1/1 + KP, मतलब कि 1/1 + 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 3/4, यानी 0.25, लगभग 0.75, 4 समझे 28, यस 0.75 के आसपास, 0.75 के आसपास। लेकिन अगर मैं विद कंट्रोलर की बात करूं, विद कंट्रोलर, तो हमारा जो टोटल ट्रांसफर फंक्शन है वो जीएस वो है 4 KDS बाय s+3 s+4। और आप देखो अभी भी ये टाइप 0 है, तो इसका मतलब इसका जो केपी होगा, इसका जो केपी होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 0। केपी क्या होता है बेसिकली, इट इज जीएस विद s टेंड्स टू 0, तो 0 हो जाएगा। तो मेरा जो ईएसएस होगा वो हो जाएगा 1/1 + 0 मतलब 1। इसका मतलब स्टडी स्टेट एरर मेरा बढ़ गया, आप देख रहे हो। तो ये ट्रांजिएंट तो अच्छा करता है, पर स्टडी स्टेट को क्या कर देता है, स्टडी स्टेट जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, वर्सन हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस गॉट वर्सन। गॉट वर्सन, तो जो मेरा स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई, कम हो गई, है ना, वर्स हो गई। तो ये चीजें आपको डेरिवेटिव कंट्रोलर आपको प्रोवाइड करेगा। अब सेम इंटीग्रल कंट्रोलर भी कर लेते हैं जल्दी से। इंटीग्रल कंट्रोलर में क्या होगा देखो, इंटीग्रल कंट्रोलर, इसमें हमारे पास ये होगा KI इंटीग्रेशन -∞ d tau, और यहां पे है EA of t और यहां पे है EC of t, E of t और EC of t। तो जो हमारा EC of t है वो होगा KI इंटीग्रेशन -∞ k, so that is a EA of tau d tau। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगे तो हो जाएगा ECS इज इक्वल टू KI
इंटू ई ए ऑफ एस डिवाइडेड बाई एस। जब आप ट्रांसफर फंक्शन देखोगे तो ई सी एस अपॉन ई ए एस ये होगा के आई बाई एस। के आई कैसा है? के आई है इंटीग्रेशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब आप देखो ये क्या कर रहा है सर, ये एस को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब पोल एट द ओरिजिन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि पोल एट द ओरिजिन अगर इंट्रोड्यूस होगा, इससे सिस्टम का टाइप जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। सिस्टम का टाइप जो होगा वो बढ़ जाएगा, टाइप भी बढ़ जाएगा, ऑर्डर भी बढ़ जाएगा। तो अगर एक टाइप 0 सिस्टम है तो वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप 1 सिस्टम टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप 2 टाइप 3 एंड सो ऑन। तो मैं शुरू से ही जो है वो एक टाइप 0 सिस्टम लेके चलता हूं जिससे मेरा एनालिसिस आसान हो। हालांकि आप कोई भी टाइप जो है उठा सकते हैं। तो मैं यहां पर जस्ट अ मिनट, मैं यहां पर एक टाइप 0 सिस्टम ले रहा हूं, एक बेसिक टाइप 0 सिस्टम जो है वो मैं यहां पे ले रहा हूं। तो टाइप 0 सिस्टम में यहां पे ले रहा हूं कुछ ऐसा, लेट्स से यहां पे मेरे पास है 4/s+5 और यहां पे मैं एक KI/S ले रहा हूं। इससे मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में क्या फर्क पड़ेगा, मेरा ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजिएंट देखते हैं। तो हमारे पास लेट्स से फॉर ट्रांजिएंट मैं विदाउट कंट्रोलर की बात कर लेता हूं। तो मेरे पास है GCS, वो है 4/s+5। आप देखो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इस पर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इस पर कोई भी ना पीक ओवरशूट है ना कुछ भी है। इसका जो रिस्पॉन्स होगा स्टेप रिस्पॉन्स ही तो ऐसा होगा, है ना। इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो तो ऐसा होगा। गॉट इट? ये भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। लेकिन अगर मैं विद कंट्रोलर की बात करूं, अगर मैं विद कंट्रोलर की बात करूं तो मेरे पास जो GS होगा वो होगा कितना, KI इंटू 4/s+5। और उस केस में अब जो मेरा TS होगा वो होगा दैट इज 4KI डिवाइडेड बाई S² प्लस 5S और प्लस 4KI। और उस केस में मेरा जीटा होगा, सॉरी सबसे पहले ओमेगा एन निकाल लेते हैं। ओमेगा एन होगा वो 2√KI होगा और जो मेरा जीटा होगा वो होगा 5 बाय दैट इज 4√KI। और फिर से वही बात है कि अगर मैंने KI को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर KI को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो मेरी जीटा की वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगी और इससे मेरा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होगा वो वर्स हो जाएगा, है ना। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स गॉट वर्स्ट। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होगा वो वर्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन स्टडी स्टेट देखो, अब स्टडी स्टेट आप खुद ही देख सकते हो। आप देखो अगर ये टाइप 0 सिस्टम है तो अभी ये स्टडी स्टेट कितना देगा, 4/5 KP 4/5, मतलब 1/1 प्लस 4/5, मतलब कि 5/9 इसका स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर इंसर्ट किया, अब ये KP के लिए क्या करेगा,
इनफाइनाइट एरर देगा क्योंकि एस नीचे है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉर स्टडी स्टेट तो सोचो कि पहले जो मेरा जीएस था वो क्या था, जीसीएस वो था 4/s+5। इसका मतलब क्या था मेरे पास, केपी। केपी कितना था, 4/5। तो मेरा ईएसएस कितना होगा, वो होगा 1/1 + 4/5, मतलब ये हो जाएगा 5/9। अब आप सोचो कि आफ्टर कंट्रोलर, बिफोर और आफ्टर। आफ्टर की बात कर ले। आफ्टर में क्या हो जाएगा, आफ्टर में ये हो जाएगा GS इज 4KI/S इंटू S+5। अब देखो जो पहले टाइप 0 था अब वो टाइप 1 हो चुका है, यानी कि केपी तो मेरा स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, केपी क्या होता है, GS विद S टेंड्स टू 0, मतलब ये तो 0 हो गया। और अब केवी आएगा जो कि होगा 4KI/5, और इससे ESS जो होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, ESS सॉरी केपी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, और ESS यहां पे तो ESS कितना होगा, यहां पे 0 और यहां पे ESS 5/4KI। सर जो पहले टाइप 0 के लिए फाइनाइट एरर दे रहा था अब टाइप 0 के लिए वो 0 एरर दे रहा है। टाइप 1 के लिए भी ये अब फाइनाइट एरर दे रहा है, लेकिन दैट टू वेरिएबल KI की वैल्यू अगर आप बढ़ा दो तो आपका ESS जो होगा वो कम हो जाएगा, मतलब ये हाईली इंप्रूव करता है। याद रखना जब भी कभी भी इंटीग्रल कंट्रोलर का हम यूज करेंगे, हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हमारा स्टडी स्टेट जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस बढ़ जाए, इंप्रूव स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए नॉर्मली हम लोग जो है वो कंट्रोलर यूज करते हैं, इंटीग्रल कंट्रोलर। अब आप सोचो कि फिर पीआई का यूज क्या हो, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल सॉरी प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, और पीआई का यूज क्या होगा। इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, एक तो होगा केपी और प्लस केडीएस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, के पी और प्लस KI/S। अब देखो सर मेनली काम है ट्रांजिएंट को इंप्रूव करना, मेनली काम है ट्रांजिएंट को इंप्रूव करना, लेकिन इससे थोड़ा सा हम स्टडी स्टेट भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसलिए इसका तो सिर्फ और सिर्फ काम ही यही है कि आप स्टडी स्टेट को इंप्रूव करना। तो इसका जो इफेक्ट है, इट इंप्रूव्स what? It improves transient, और ये it improves स्टडी स्टेट, इट इंप्रूव स्टडी स्टेट। तो ये ट्रांजिएंट को इंप्रूव करेगा, साथ ही साथ ये किसको इंप्रूव करेगा, स्टडी स्टेट को इंप्रूव करेगा। गॉट इट, ये मेनली काम ही यही है कि ये स्टडी स्टेट के हम ट्रांजिएंट के लिए इसको यूज ही नहीं करते, हम स्टडी स्टेट के लिए इसको हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे दोनों चाहिए, मेरा अगर दोनों कंट्रोलर मतलब ट्रांजिएंट भी अच्छा चाहिए और स्टडी स्टेट भी अच्छा चाहिए, तो देखो हम यूज जो करते हैं वो होता है PID कंट्रोलर। तो बेसिकली PD का यूज हम ट्रांजिएंट के लिए और PI का यूज हम स्टडी स्टेट के लिए करते हैं, और ये अपने आप में एक कंप्लीट कंट्रोलर जो है वो होता है। पसंद में आपको, तो PID कंट्रोलर सबसे बेस्ट कंट्रोलर इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स को क्या कर लेता है, इंप्रूव कर लेता है। ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो उनको इंप्रूव कर देगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम ये चीजें थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं।
ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लो मैं एक पीडी कंट्रोलर ऑप्ट कर रहा हूं, मान लो मैं एक पीडी कंट्रोलर ऑप्ट कर रहा हूं, एक यहां पे मेरे पास केसी है और यहां पे केडी इंटू एस, और यहां पे मेरे पास 5 और ये S+1 S+5। और ये यूनिटी फीडबैक। अब ये कह रहा है फाइंड KC and KD such that damping ratio is 0.8 and settling time is 1 सेकेंड। चल करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 मिनट ले लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये कह रहा है कि अगर मुझे केसी और केडी की वैल्यू निकालनी है, ये कौन सा कंट्रोलर पहले तो ये बताइए। तो देखो जो केसी है प्लस केडी इंटू एस है, केसी है मतलब कांस्टेंट है प्लस केडी इंटू एस है, मतलब ये कौन सा कंट्रोलर है, कमान ये पीडी कंट्रोलर। ये कैसा है, एक पीडी कंट्रोलर। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से आप इसे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, आइए इसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम इसका डैम्पिंग रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, देखो ध्यान से, अगर मैं इसे देखूं तो ये है GS, ये हो जाएगा 5 इंटू KC प्लस KD इंटू S डिवाइडेड बाई S+1, मतलब मैं इसको लिख लेता हूं, चलो S² प्लस 6S प्लस 5, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है। अब मेरा TS कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 5KC प्लस KD इंटू S अपॉन S² प्लस 6S प्लस 5 प्लस 5KC और प्लस 5KDS, ये होगा। मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है। देखो यार ध्यान से, मेरा जो TS बनेगा वो क्या बनेगा बताओ, वो होगा 5 इंटू KC प्लस KD इंटू S और डिवाइडेड बाई S² और प्लस मैं S कॉमन ले लेता हूं, यहां पे हो जाएगा 6 प्लस और यहां पे हो जाएगा 5KD और यहां पे हो जाएगा प्लस 5 और प्लस 5KC, प्लस 5 प्लस 5KC। अब ये देखो जीटा जो आपका जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितनी गिवन है, जीटा ओमेगा, देखो हमें सेटलिंग टाइम गिवन है 1 सेकेंड, तो टीएस की वैल्यू है 1 सेकेंड। दैट मीन्स कि जीटा ओमेगा एन इज 4/TS, यानी कि ये हो जाएगा 4। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जीटा 0.8 है, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होगी 4/0.8 मतलब 5। ओमेगा एन की वैल्यू हो जाएगी 5, 8 5 40 और जीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.8। तो बस फिर आप निकाल लीजिए, देखो ध्यान से, इतना 5 + 5 KC
√5 प्लस 5 KC इज इक्वल टू ओमेगा एन इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 प्लस 5 KC इज कितना 25। ये पहली इक्वेशन बना देते हैं। जीटा की इक्वेशन लिख दो 6 प्लस 5 KD अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 5 KC इज इक्वल टू ओके 2 ओमेगा एन रूट होगा यहां, टू ओमेगा एन मतलब कि ये रूट होगा ना, हाँ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0.8। मतलब कि कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 KD बाय 2 इंटू 5 ना 5 इज इक्वल टू 0.8। मतलब कि 6 प्लस 5 KD इज इक्वल टू 8, यानी कि 5 KD इज इक्वल टू 2, यानी KD की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय 5 मतलब 0.4। KD की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। और एक बार KD निकल के आ गया, KD निकल के आ गया तो आप जो है KC भी फाइंड आउट कर सकते हैं। KC तो यहीं से आप फाइंड आउट कर लो, KC की वैल्यू आएगी 4 मेरे ख्याल से। 25 माइनस 5 20 बाई 5 4 चेक करना। KC की वैल्यू आई है 0.4, यस KC की वैल्यू आई है 4 एंड KD की वैल्यू आई है 0.4। यहां से आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ठीक। तो इस तरीके से आपने एक कंट्रोलर, एक बेसिक जो है वो कंट्रोल एक्शन डिजाइन किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने आपको कहा कि पीडी जब भी कभी भी यूज हो तो आप समझ जाना कि ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हम पीडी का यूज करते हैं, और जब भी कभी भी हमें स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना हो तो हम पीआई का यूज करते हैं, और जब दोनों को यूज करना हो तो पीआईडी का हम यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनसेशन की। अब हम बात कर लेते हैं कंपनसेटर की। देखो ये ध्यान से, तो क्या होता है, कंपनसेटर एक नेटवर्क्स होते हैं। कंपनसेटर एक नेटवर्क होते हैं जो कि हम प्लांट के आगे लगाते हैं, जिससे कि हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन में क्या क्या है, रेजोनेंट पीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ओमेगा पीसी, ओमेगा जीसी, इनको हमको मॉडिफाई करना होता है जब भी कभी भी, तो हम कंपनसेटर का यूज करते हैं। नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप के कंपनसेटर्स होते हैं। एक होता है लीड कंपनसेटर, लीड कंपनसेटर, ठीक है। दूसरा होता है लैग कंपनसेटर, एक, और तीसरा होता है लैग लीड कंपनसेटर। इसी को हम लीड लैग भी पढ़ सकते हैं। पहले हम लीड कंपनसेटर लगाते हैं, लैग कंपनसेटर। देखो कंपनसेशन नॉर्मली हम फेज के टर्म्स में प्रोवाइड करते हैं। लीड कंपनसेटर का काम होता है फेज को में एडिशन प्रोवाइड करना। लैग कंपनसेटर का काम होता है कि फेज में कुछ लैग प्रोवाइड करना, और लैग लीड का मतलब ये है कि कुछ सडन फ्रीक्वेंसीज के लिए ये लैग प्रोवाइड करेगा, सडन फ्रीक्वेंसी के लिए लीड प्रोवाइड करेगा। तो देखो कैसे हम अचीव करते हैं, इसको देखो ध्यान से। जैसे कि ये कंपनसेटर देखो ध्यान से, इसमें जीरो जो है, एक जीरो बेसिकली पोल के आगे है, तो ये हम कहेंगे कि ये जीरो है। देखो ध्यान से, ये जीरो है और ये पोल है, तो जीरो ओरिजिन के पास है, मतलब इसका जो नेट वेट होगा, हम इधर बढ़ेंगे तो बढ़ता जाएगा ना, तो जीरो जो होगा वो पोल के पास है, मतलब ये कैसा होगा, एक लीड कंपनसेटर। अगर ओरिजिन के पास है, तो अगर जीरो पीछे होता तो वो क्या होता था, लैग कंपनसेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, लैग कंपनसेटर। एक नॉर्मल, एक सिंपल
हमारा जो लीड लैग कैपेसिटर होता है, जो एक लैग कैपेसिटर होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। तो यहां पे C है, यहां पे R1 है, यहां पे R2 है, और यहां पे EI है, और यहां पे EO, ठीक। तो EO बाई EI जो है वो बेसिकली ये इस फॉर्म में, आप इजिली लाप्लास लेके आप इसका EO बाई EI आप निकाल सकते हो, जहां पे अल्फा जो है वो R1 अपॉन R1 प्लस R2, अल्फा जो है वो R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो अल्फा चूंकि R1 अपॉन R1 प्लस R2 लेस देन 1 होगा, अल्फा जो होगा वो लेस देन 1 होगा, तो ये टर्म ज्यादा पेनिट्रेट करेगी किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट हाफ ऑफ एस्प्ले। अब देखो लीड कंपोजिटर का ये एक बोर्डे प्लॉट, तो लीड कंपोजिटर एक हाई पास नेटवर्क जैसे बिहेव करता है, और सिंपल आपको लो फ्रीक्वेंसीज पे गेन जो होंगे वो कम मिलेंगे, अल्फा 20 लॉग अल्फा, और हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको जो होगा वो गेन सफिशिएंट मिलेगा। एक प्लस 20 dB पर डिकेड का आएगा, इसके बाद माइनस 20 dB पर डिकेड का आएगा, और दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आपके पास आएंगे, एक तो 1/t और दूसरा 1/t√a। तो पहले मेरे पास ये आ जाएगा 1/t, इसके बाद बनाएगा 1/αt। इन जो मैक्सिमम लीड होगा वो इनकी ज्योमेट्रिकल मीन पे होगा, ज्योमेट्रिकल मीन पे 1/t√α इनका ज्योमेट्रिकल मीन कहलाएगा, और उस जगह पे जो फेस होगा वो होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन साइन अपॉन 1 प्लस अल्फा, और या जहां पे अल्फा जो होगा, अल्फा को हम भी बना सकते हैं, अल्फा जो कि R1 अपॉन R1 प्लस R2 है, 1 माइनस साइन φm अपॉन 1 प्लस साइन φm, और इसे क्लियर। और ओमेगा एम जो है वो पीक वो फ्रीक्वेंसी जहां पे मैक्सिमम लीड मिलेगा आपको, दैट्स व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस वन। बस यही आपसे पूछते हैं, तीन चीज आपसे पूछते हैं कि बताओ पहले पोल जीरो प्लॉट क्या होगा। लीड कंपनसेटर के केस में जीरो लीड करेगा, लैग कंपनसेटर के केस में जीरो जो होगा वो आपका लैग करेगा, एंड सो ऑन। तो लैग कंपनसेटर का जो पोल जीरो प्लॉट होगा वो कैसा होगा, देखो लैग कंपनसेटर का जो पोल जीरो प्लॉट होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो ठीक है। तो आपका जो लैग कंपनसेटर होगा उसका जो पोल जीरो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा। तो बेसिकली यहां पे आपके पास पोल होगा, यहां पे जीरो, तो जीरो जो होगा वो लैग करेगा। तो ये हम नॉर्मली कह देते हैं कि ये है 1 लेट्स से बीटा टी, और ये है 1/t। तो फिर से जो आपका जो फेज होगा वो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, करेक्ट। और ये जो इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा वो ये कुछ ऐसा हो। तो लो फ्रीक्वेंसी पे आपको हाई गेन मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको लो गेन मिलेगा, तो ये एक लो पास फिल्टर के जैसा काम करेगा। और ये यहां पे 1/बीटा, और यहां पे 1/बीटा टी, और इस जगह पे लेट्स से 1/t, 1/t और 1/बीटा टी, और यहां पे ज्योमेट्रिकल मीन पे इट इज 1/t√बीटा, ये ओमेगा एम, ये ओमेगा एम। और आप उसी तरीके से आप जो है वो फेज भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला से आप फेज भी निकाल सकते हैं। एक लीड लैग कंपनसेटर देखो कैसा होगा, लीड लैग कंपनसेटर मतलब पहले लीड, यानी कि यहां पे जीरो, सॉरी ये जीरो, और फिर पोल और फिर जीरो। तो इतना पोर्शन आपको लीड कराएगा और इतना पोर्शन आपको लैग कराएगा। ठीक। और इसका जो फेज का बॉडी प्लॉट होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो ये कुछ ऐसा हो।
ये एक लीड लैग कंपनसेटर का, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज के लिए, इन फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको लीड मिलेगा वही सेम ज्योमेट्रिकल मीन्स पे। मतलब अगर मैं इसे कर दूं कि 1 बाय ये आपका लेट्स से टी है, T1 है, और 1 बाय अल्फा T1 है, और ये है 1 बाय T2, और ये है 1 बाय बीटा T2, तो आप इसे ऐसे कह सकते हो कि ये आपका हो जाएगा 1 बाय T1 और ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा T1, ये हो जाएगा आपका 1 बाय T2 और ये हो जाएगा 1 बाय बीटा T2 एंड सो। तो यहाँ पे आपको ओमेगा एम जो कि होगा 1 बाय रूट ऑफ लेट्स से T1 रूट ऑफ अल्फा, और यहाँ पे 1 बाय T2 रूट ऑफ बीटा, ये आपको दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, ओमेगा 1 एम और ओमेगा 2। तो ये एक है आपका कि यह है लीड लैग कंपनसेटर। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होता, मतलब ये नीचे होता और ये ऊपर होता, तो आपको क्या मिल जाता, ये लैग लीड कंपनसेटर। बस आपसे यही नॉर्मली जो है वो पूछते हैं। ऐसे क्लियर? देखिए हम लोगों ने बेसिकली जो है वो एक कंपनसेटर को भी देखा और एक कंट्रोलर। एक लीड कंपनसेटर जो है वो बेसिकली एक हाई पास नेटवर्क के जैसा बिहेव करता है, एक लैग कंपनसेटर बेसिकली लो पास नेटवर्क के जैसा बिहेव करता है, एक लीड लैग और लैग लीड कंपनसेटर एक बैंड पास फिल्टर के जैसे बिहेव करते हैं, और कई सारे कंट्रोलर्स जो है वो प्रोवाइड किए, कई सारे कंट्रोलर्स भी हम लोगों ने देखे। तो आप इसी तरीके से, आप इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा बार्क बैच का ये जो कंट्रोल सिस्टम है वो खत्म हुआ, केवल एक टॉपिक बचा हुआ स्टेट स्पेस, उसको हम मैराथन के फॉर्म में लेंगे। इसलिए तो ये हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। अगर आप इसी तरीके के और भी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप जो है वो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, नए नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहा है, आप पंकज 11 कोड जो है वो लगा सकते हो। तो मैंने ये दोनों टॉपिक, सारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करवा दिया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो और क्वेश्चंस भी करवाएं। इसलिए इसका मैं आपको जो है वो मैराथन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप मुझे अनअकैडमी पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे अनअकैडमी पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये कोई भी आपको अगर मैसेज करना हो तो आप अनअकैडमी पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और आपको नोट्स में यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें कही हो जिससे कि चीज़ें डिफेम हो रही हो, तो आप प्लीज़ इसका यूज़ कर सकते हो, बग्स बाउंटी का। और मैं क्रिटिक्स गाइड EEC अनअकैडमी के क्वेश्चन लेटर के सेशंस में आपको मिल जाऊंगा। अब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बार्क एग्जाम। इसलिए कोई भी दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।